वाली दोबारा बात एक दोहरा दूं कि बलबन ने क्या किया, ताज की प्रतिष्ठा, ताज की प्रतिष्ठा बनाने के लिए उसने क्या किया, राजत्व सिद्धांत लागू किया। राजत्व सिद्धांत लागू करने वाला पहला शासक बलबन। और अगर एक लाइन में उत्तर पूछो तो उसके राजत्व सिद्धांत की एक विशेषता क्या थी, राज सत्ता को सर्वोच्च साबित करना, निरंकुश साबित करना, और उसको अल्लाह की कृपा से, दैवीय कृपा से पृथ्वी पर उसको साबित करना। दो बातें हो गई। हाँ कोई नहीं, तो मैं तो लीलाधर को भेजा है, इसमें दोनों ही टेस्ट हैं। हाँ ये तो पुनर्जागरण का है, दोनों ही। और दूसरी बात ये, उसने इसको निरंकुश साबित करने के लिए किया क्या, क्रम से लिखी थी एक बार। अपने आप को उसने कहा कि सत्ता स्वभाव से निरंकुश होती है। दूसरे उसने कहा कि सत्ता पर किसी का अंकुश ना होने के साथ साथ सत्ता दैवीय कृपा से मिलती है। दो बातें। तीसरे उसने अपने आप को कहा कि मैं नीची जाति का नहीं हूं। इसके लिए क्या कहना शुरू कर दिया, मैं जब भी किसी नीच व्यक्ति को देखता हूं मेरी रगों का खून खौल उठता है। दो बात। तीसरी बात, उसने अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए किया क्या, अपना वंश किससे जोड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न है। तुर्की के पौराणिक वीर आफ्रीसियाब से जोड़ा, और लोगों में इस बात को और प्रूव कर दिया। उसने अपने पोतों के नाम भी उसी के नाम पर रखे, क्यूमर्स, कैकुबाद, कै खुसरो। तीन नाम हम पढ़ते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे। कै खुसरो, कैकुबाद और क्यूमर्स, ये हो गई तीसरी बात। नहीं, क्रम नहीं है, ये तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था बुगरा खां, एक बेटा उसका था मोहम्मद। ये तो पोते हैं। देखिए, मोहम्मद के बेटे का नाम था ये जो इसके बाद राजा बना। वैसे क्रम है, ये क्रम है, कै खुसरो पहले राजा बनो, फिर गद्दी पर बैठा कैकुबाद, और फिर गद्दी पर बैठा क्यूमर्स। लेकिन क्यूमर्स इसका बेटा, बस ये ध्यान रखें, क्रम यही है। पर अब ये सिर्फ ढांचा है कि ये सारा कुछ करके बलबन क्या दिखा रहा है लोगों को, कि मैं बहुत बड़े वंश का हूं और तुर्की के पौराणिक वीरों से मेरा संबंध है, मैं उनकी नस्लों का हूं। चलिए ये भी ठीक है। कल एक बात नहीं हुई थी, अगर मैं कहूं कि उसने दरबार में ये दो प्रथाएं लागू की, सिजदा और पैबोस, लेकिन अगर पेपर में वो यूं ना करें, सिजदा और पैबोस नहीं, अगर वो कहे अपने दरबार के प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने कहाँ की परंपराएं लागू की, तो ये ईरान की परंपराएं, ये याद रखना। और ईरान की परंपराओं में एक त्यौहार भी बहुत महत्व रखता है, नौरोज। नौरोज क्या है, नववर्ष, ईरान का त्यौहार है, नववर्ष का त्यौहार। सिजदा और पैबोस क्या, सिजदा तो समझते हो, टीवियों में भी देखते हो, लेकिन तब तक झुके रहोगे जब तक आप राजा के पांवों तक नहीं पहुंच जाते, फिर आप राजा के पांवों को चूमोगे, फिर राजा आपको बैठने के लिए कहेगा। सिजदा और पैबोस क्यों, सारा कुछ लोगों के दिमाग में डर कायम करने के लिए। ये बलबन का पहला प्रयास। अगर मैं आपसे पूछे ऐसा वो क्यों कर रहा था, सब जानते हो, वो पीछे देख चुका था राजाओं के साथ लोग क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उसने इसलिए अपने आप को ठीक किया कि कम से कम मेरे साथ ऐसा ना हो। ऐसा करने के लिए मैं अलग ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे गाइड में बनी। अब ये काम तो उसने अपना प्रभाव तो कायम कर लिया, अब षड्यंत्र ना हो, इसका पता कैसे लगे कि षड्यंत्र कहाँ नहीं हो रहे, कहाँ हो रहे। उसके लिए आपकी व्यवस्था कौन सी अच्छी होनी चाहिए, गुप्तचर, वो सीक्रेसी डिपार्टमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। तो एक याद रखना, बलबन पहला व्यक्ति है जिसने गुप्तचर विभाग की संगठन की शुरुआत की, संगठन किया, जिसका नाम है डिपार्टमेंट का दरोगा ए डाक चौकी। यह याद रखिए। तो पहले तो उसने क्या किया है, गुप्तचर विभाग का संगठन किया, एक बात। अब चलते हैं आगे उसने क्या किया, और मेरे ख्याल से आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। बलबन गद्दी पर बैठा, खुद षड्यंत्र करके बैठा, अपने स्वामी को मार के बैठा, वो अपने साथ ना घटे उसके लिए उसने एक डर कायम किया। डर तो कायम कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं षड्यंत्र ना हो। कुछ शक्तिशाली लोग षड्यंत्र करते तो उन शक्तिशाली लोगों को दबाने की कोशिश की। इस जो थ्योरी ऑफ किंगशिप लागू की है उसको प्रभाव में ला रहा है। उसको प्रभाव में लाने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक विभाग बनाया, उसको खबर मिलनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। दो घटनाएं बताता हूँ, पहले दोनों बात पढ़ लें।
एक उसने देखा कि ये जो दल है ये बना रहेगा तो मेरी गद्दी को खतरा रहेगा। 40 लोग हैं और उसने क्या किया, इस 40 का दमन करने की ठानी। कैसे दमन किया? 3 तरीकों से। देखो, वैसे तो ये राजा के बड़े पदों पर बैठे हैं सिविलियन दरबार में, तो कम कैसे करें इनकी शक्ति को। उसने क्या किया, दूसरे लोगों को, छोटे लोगों को बड़े पद देकर इनके बराबर कर दिया। अब आप किसी पर धमकी तो तभी दे सकते हो ना कि जब आप बड़े हो, तो दूसरा भी आपके बराबर है तो आप उसको कैसे नीचा दिखाओगे। तो बलबन ने इनका प्रभाव कम करने के लिए दूसरों का प्रभाव बढ़ा दिया, दूसरे लोगों को इनके बराबर पद देकर बराबर कर दिया, तो इनकी हैसियत कुछ कम हुई। एक तरीका। दूसरा तरीका था छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े बड़े दंड देना। ये याद रखना, जैसे आप पढ़ते हो कि बदायूं का एक गवर्नर था और एक गवर्नर था अवध का। एक गवर्नर का नाम था मलिक बकबक और एक का नाम था हैबाद खान। ये नाम कोई विशेष नहीं है, ना याद रहे चलेगा। ये तो एक उदाहरण है, बरनी देता। वो कहता है बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक ने एक व्यक्ति को टैक्स लेने के मामले में इतना मारा कि उसकी मौत हो गई, और जब मारा तो उसकी मौत हो गई तो उसकी विधवा पत्नी फरियाद लेकर किसके पास आई? बलबन के पास आई। और वो मलिक बकबक किस संगठन से था? कहते हैं बलबन ने आदेश दिया इसको कोड़े मारो, 500 कोड़े मारो। जब 500 कोड़े मार दिए जाएं, अगर जिंदा बच जाए तो उस विधवा के हवाले कर दो। इसके साथ वो किया। मलिक बकबक को कहते हैं काट कर लटका दिया किले पर। ये तो उसने किया ही किया। वो क्या कर रहा था? 40 के दल के लोगों में भय कायम कर, अगर गलती हो गई तो जान ले लेगा वो। तो 40 के लोग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। एक बार जो मर गया दोबारा उसका पद किसी को नहीं दी। एक बात और भी की उसने, जब उसे ये लगा कि बदायूं और अवध में ये गड़बड़ चल रही है, ये तो उनकी विधवाएं हमारे पास आ गई, अगर विधवाएं नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। तो उसने अपने बदायूं और अवध के गुप्तचरों को भी जान से मार दिया कि तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी, तुम्हें पता क्यों नहीं लगा कि वहाँ ये चल रहा। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ लिखी हैं। बलबन ने अपने गुप्तचर व्यवस्था को ठीक किया, 40 का दमन किया। ये दोनों चीजें कर कर वो क्या कर रहा था? अपने पद को सुरक्षित कर रहा। ये ढांचा जानना है आपको। और मैंने बाकी बात कल कही थी कि उसने दरबार में हंसने पर पाबंदी लगा दी, शाही पोशाक के अलावा किसी और पोशाक में वो मिलता नहीं था। ये बात हो गई। अब यहाँ ढांचा ये, बलबन ने ये काम तो उसने कर दिया, उसका भय अब कायम हो गया। एक काम उसने और भी किया। अब यहाँ भी चलिए पिछली बात को दोहरा रहा हूँ। इक्ता कल खूब बात की है, किसने शुरू किया? इल्तुतमिश। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या था इक्ता? सैनिक जागीर। सैनिक सेवाओं के बदले में, वेतन के बदले में कुछ निश्चित भूखंड देना, इक्ता। और इक्ता के शासक क्या कहलाते थे? मुक्ता या वली। वली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। लेकिन बलबन ने देखा ये इक्ता लोगों की साजिशों के केंद्र बन रहे हैं। क्यों भाई? एक आदमी को इक्ता दिया आपने, उसने अपने जीते जी उसका उपभोग किया, खाया पिया, पैसा कमाया, वो मर गया, उसके बेटे उपभोग कर रहे हैं, ये तो पुश्तैनी हो गया। तो बलबन ने देखा लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, हिसाब किताब इक्ता से सही नहीं आ रहा है, और लोग इसको खाकर किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? राजाओं के खिलाफ। तो बलबन ने क्या किया? इनके खातों की दोबारा आदेश दे दिए जांच करने, और जिन जिन के लोग अपने पिताओं की जागीरों का उपभोग कर रहे थे उनसे उनकी जागीरें छीन ली गई। लेकिन जिनसे जागीरें छीनी गई कुछ लोग बहुत बूढ़े भी थे उसमें, अगर अब उनके पास उनकी जागीर नहीं है तो उनके पास रोजी रोटी कमाने का साधन भी नहीं है। तो भाई वो सारे लोग इकट्ठे होकर एक आदमी के पास गए। ये भी बड़ा प्रश्न है। दिल्ली के कोतवाल जिसको कहते थे फखरुद्दीन, बहुत बड़ा नाम है बलबन के जीवन में। दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन, जिसके पास, इसको काजी भी था, काजी फखरुद्दीन, इसके पास गए सारे इकट्ठे होकर, बूढ़े लोग, बूढ़ी औरतें। कभी बलबन से कहो अगर हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी ना छीने, हमारी जायदादें हमें लौटा दें तो हमारा जीवन ढंग से कट जाएगा। तो कहते हैं बलबन ने फखरुद्दीन के कहने पर यह आदेश वापिस ले लिया। पेपर में आता है बलबन की कौन सी योजना कारगर साबित नहीं हुई जिसके आदेशों को बलबन ने वापस ले लिया।
वो था उसके द्वारा इक्ता के खातों की दोबारा जांच पड़ताल करना, ये याद रखना। अब ये काम करके बलबन ने अपने आप को ठीक कर लिया, सुरक्षित कर लिया। लेकिन दो नाम और, अभी उसके सुधारों में चल रहा हूं, विजयों में नहीं। बलबन ने अपनी सेना को भी संगठित किया, और सेना को संगठित करने के लिए उसने एक विभाग बनाया। यह प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है। दीवान अर्ज, आप इसे यूं भी लिख सकते हो, दीवान ए अर्ज। किस विभाग, अब आपको याद ही होना चाहिए, दीवान अर्ज किससे संबंधित है? सेना। सेना का गठन, पदोन्नति, उनके प्रशिक्षण। तो दीवान अर्ज पहली बार किसने बनाया? बलबन। वो गुप्तचर विभाग का सबसे पहले संगठन किया बलबन ने। इक्ता का दमन, इक्ता के खातों की जांच करवाई बलबन ने, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। चालीसा का दमन कर दिया, बड़े बड़े दंड देकर, छोटे लोगों को बड़े पद देकर। ये सब करके वो क्या कर रहा है? अपने पद की प्रतिष्ठा को निरंकुशता दे रहा है। लोग डरें, लोग मेरे खिलाफ साजिश ना करें, और उसके लिए उसने क्या कर दिया? सेना में सुधार कर दिया। और सेना में सुधार करके उसने एक काम और किया, सेना को इतना टाइट कर दिया कि सेना किसी भी अमीर के साथ ना खड़ी हो जाए, मेरे खिलाफ बगावत ना कर दे। अब ये काम तो हो गया। इक्ता, सबसे पहले ये जान ले, इक्ता शुरू किसने किया? ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, उसने शुरू किया। इक्ता क्या है? तनख्वाह के बदले कुछ भूमि, लेकिन तनख्वाह किनको? सैनिकों को, बड़े पदाधिकारियों को। उस भूमि जिसको मिली वो कहलाया मुक्ता या बलि। लेकिन वो जिसको दे दिया गया, वो उसमें से कुछ हिस्से पर तो कुछ पैसा खर्च करेगा सेना पर, और बाकी का पैसा अपने पास रख जाएगा, कुछ राजकोष में जमा कराएगा। लेकिन उन्होंने अपने पास रखने वाली रकम की संख्या ज्यादा कर ली, और राजाओं के जो देने वाली रकम थी वो कम कर ली। इसलिए उसने खातों की ज्यादा दोबारा जांच करवाई, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं रहा। किस व्यक्ति के द्वारा इंटरफेयर करने पर? काजी कोतवाल फखरुद्दीन। कहाँ का कोतवाल था? दिल्ली का। बलबन का बहुत खास आदमी था, किसी की मानता था। अब ये तो सवाल हो गए, यहाँ से जो पेपर में प्रश्न आएगा बस ये हो गया। अब ढांचा पूरा करते हैं, एक बेसिक कंसेप्ट, उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं, बलबन जब गद्दी पर बैठा, तो जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठा, भारत पर इन लोगों के आक्रमणों का खतरा बढ़ गया। अब अगर आपसे कोई प्रश्न कर ले कि दिल्ली सुल्तानों के उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति का वर्णन करो, तो वो किसके खिलाफ पूछ रहे हैं? मंगोलों के खिलाफ पूछ रहे हैं। तो बलबन के ऊपर मंगोलों के आक्रमण ज्यादा क्यों होने लगे? ये भी कारण है, क्योंकि आप सब जानते हो कि इससे पीछे वंश कौन सा था? शुरू तो चल रहा है अभी गुलाम वंश, लेकिन इल्तुतमिश के जो वंशज थे, रजिया के बाद जो लोग गद्दी पर बैठे थे, वो इतने निकम्मे थे कि देश में अव्यवस्था फैल गई, और जब अव्यवस्था फैल गई तो मंगोलों का अवसर हासिल हुआ भारत को लूटने का। अब बलबन के सामने सब चुनौती थी, इसको ठीक कैसे करें? तो थोड़ा ये ध्यान रखना, बलबन ने दो काम किए, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करा। कहाँ? सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पुराने किलों का दुर्गीकरण किया और नए किले उसने बनवाए, और उन किलों में उसने अपने सबसे योग्य व्यक्तियों को पदस्थापित किया। जैसे योग्य व्यक्तियों में कुछ नाम लिख रहा हूं। शेर खान बलबन का चचेरा भाई, एक बात। दूसरा हो गया उसका बेटा शहजादा मोहम्मद, उसका बेटा। तीसरा बेटा था उसका बेटा बुगरा खां। 3 नाम, थोड़े नाम मुश्किल हैं पर बात सीधी सी है। सीमा प्रांत का एरिया ये लीजिए, यहां मैं कुछ नाम डाल दूंगा, यहां कुछ नाम लिखा, 2 नाम। एक जगह का नाम यहां ये पड़ता था और एक जगह का नाम यहां ये, सुमन और समाना। आप सुमन और समाना ना पढ़े तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पढ़े, जहां मंगोलों का खतरा सबसे पहले होता था। भाई आप ये बात तो समझ सकते हो, अगर मंगोल आएंगे तो सबसे पहले तो यही एरिया डिफीट करेंगे वो। तो वहां उसने इन 2 चौकियों पर किन को लगाया? पहले तो उसने इन लोगों को लगाया, इसे नहीं लगाया। अब देखते जाना हुआ क्या। शहजादा मोहम्मद 1286 में एक मंगोल आक्रमण में लड़ता हुआ मर गया।
सबसे प्रिय बेटा था बाबर तो बलबन का। कहते हैं इसकी याद में बलबन फूट फूट कर रोया करता था रात भर अपने महलों में, जो दरबार में कभी किसी को रोते हुए नहीं दिखता। कठोर प्रवृत्ति का आदमी। शेर खान बहुत ताकतवर था। कहते हैं पूरे मंगोल शेर खान के नाम से कांपते। कहते हैं शेर खान जब तक उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का सूबेदार रहा तब तक मंगोल आक्रमण नहीं हो, लेकिन बलबन ने काम कर दिया। बलबन ने अपने स्वार्थ की खातिर उसे लगा कि ये जो शेर खान है ये मेरे बराबर होने की सोच रहा है, चचेरा भाई है, चालीसा के दल का सदस्य है, बहुत पावरफुल है, मंगोल डरते हैं, लेकिन मंगोलों के डर से कहीं ऐसा नहीं है कल कोई मेरे को ही हरा दे। तो उसने इसको जहर देकर मरवा दिया। शेर खान मर गया। शेर खान मर गया और जहर देकर शहजादा मोहम्मद मर गया मंगोलों से लड़ता हुआ, क्योंकि जैसे ही शेर खान मरा मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए और उनसे लड़ता हुआ शहजादा मोहम्मद मर गया। अब सीमा प्रांत में किसे लगाया गया? बुगरा खान। लेकिन एक तो ये घटना, यानी कि बलबन पूरा जीवन कोई नई विजय नहीं कर सका, क्योंकि उसका पूरा जीवन किन से झगड़ने में, किन से सुरक्षा करने में निकल गया? मंगोलों से। ये बात जानना है। कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी दिल्ली, कभी लाहौर। लाहौर में ही टिका रहा बेचारा, भारत को जीतने की तो बात ही छोड़ी। एक बात, हाँ जी, कैसे कैसे? न, वो जलालुद्दीन मानबनी मंगोल नहीं है, वो चंगेज खान। जलालुद्दीन देखिए, यहाँ एक जगह थी जिसका नाम है ख्वारिज़म, ठीक है। यहाँ का एक शासक था अल्लाउद्दीन, उस पर इधर से हमला हुआ चंगेज खान। अल्लाउद्दीन तो भाग गया, सिंधु नदी में कूद कर मर गया। चंगेज खान ने उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ा, उसका बेटा भागकर दिल्ली आ गया जिसका नाम था जलालुद्दीन। तो मेन बंदा कौन? चंगेज खान। तिमुचिन, उसका नाम था तिमुचिन। फिर हमने पढ़ा ताइफ, पहला ताइफ, और अब तैमूर। लेकिन अभी भी तैमूर लंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। तैमूर, कहीं तैमूर लिखा है। अब सवाल ये, इन तीन लोगों को उलझा के रख दिया और बलबन खुद भी कहाँ उलझा रहा? उत्तरी पश्चिमी सीमा में। नई विजय वो नहीं कर सका। इसी बीच एक घटना घट गई, ये याद है। ये प्रश्न बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है, और कुछ न पढ़े। 1279 में बंगाल में बलबन के दोस्त ने विद्रोह कर दिया। जो पहले कभी दोस्त था बलबन ने नियुक्त किया था, और उसका नाम था तुगरिल खां। बहुत बड़ा प्रश्न है, तुगरिल खां का विद्रोह किसके काल में हुआ? ये प्रश्न बलबन। सन पूछा जाए तो 1279। तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, अमीन खां। इतना बारीक जाने की जरूरत नहीं, पर कहानी बना रहा हूं। अमीन खां ने तुगरिल खां को पराजित करने में कोशिश नहीं की तो भी हार गया। अमीन खां लौटा, बलबन ने उसे फाटक पर टंगवा दिया, मार दिया उसे। जो हार के आ गया बलबन उसे पसंद नहीं करता, बलबन खुद गया। कहते जब बलबन गया तो तुगरिल को पता लगा बलबन आ रहा है, तुगरिल भाग गया। तुगरिल भाग गया, बलबन ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन तुगरिल को पकड़ लिया जंगलों में और उसे मार दिया। जब तुगरिल मर गया तो बलबन ने बंगाल की सुरक्षा किसके जिम्मे लगा दी? अपने बेटे को। सीमा प्रांत से उसे बुलाया और बुगरा खां को कहाँ लगा दिया? बंगाल में। ये कहानी अब आगे जाकर जुड़ेगी। तो पहले तो आपको पता रहे बलबन के बेटे कौन कौन? शहजादा मोहम्मद और एक बुगरा खां। शेर खां का है चचेरा, उसे उसने जहर देकर मरवा दिया। वो चालीसा के दल का सदस्य है। अब बलबन ने अपने जीते जी तो मंगोलों को उसने कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन बंगाल को जीतकर बुगरा खां को वहां लगा दिया। अब कहते हैं बलबन के बारे में कहानी तो इतनी आती है, एक लाइन और बोल दूं। कहते हैं बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के काल में ही दो लोगों ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था, अमीर खुसरो। बहुत बड़ा प्रश्न। अब होता क्या है, अक्सर पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या करता है, अमीर खुसरो तो पढ़ता है, उसकी किताबें भी पढ़ता है, लेकिन वो पूछता है कि अमीर खुसरो ने अपना लिटरेरी लाइफ, अपना साहित्यिक जीवन किसके काल में शुरू किया? तो बलबन नहीं है, बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद, जहाँ वो रहता था उसी के साथ वो रहते थे। एक तो नाम है अमीर खुसरो, एक नाम है अमीर हसन देहलवी। दो नाम, अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे,
और अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी भी कहते हैं। सादी फारस का एक लेखक हुआ, ईरान का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ। कहते हैं बलबन ने शेख सादी को भी भारत बुलाया कि आप भी आ जाओ मेरे दरबार में, लेकिन सादी बहुत बूढ़े थे तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, इन दो लोगों ने अपना साहित्यिक जीवन बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के दरबार से शुरू किया। ये बलबन के जीवन की कहानी थी। लेकिन अब कहानी एक बड़ी उलझी हुई। हाँ जी, कौन शासक? तो मर ही गया, 86 में तो मर गया। और 86 में नहीं, हाँ 86 में इसी साल मर गया। शासक ये नहीं बना। वही तो कहानी बता रहा हूँ। जब बलबन कहते हैं ना, मैंने अभी कहा अपने बेटे की याद में फूट फूट कर रोया करता था। अब बूढ़ा हो चला, बीमार हो गया। गद्दी दी किसे? गद्दी अब देनी किसे बनती? दी नहीं। कहते हैं इसने गद्दी बुगरा खां को नहीं दी जो कहाँ बैठा था, और बुगरा खां ने डिमांड भी नहीं की। कहते हैं बलबन ने इस अपने शहीद बेटे को, इसको शहीद का दर्जा दिया उसने। शहीद बेटे के पुत्र, जिसका नाम अभी मैंने लिखा था, ध्यान रखना यहीं गड़बड़ करोगे। कई खुसरो। कई खुसरो किसका बेटा है? शहजादा मोहम्मद। कई खुसरो गद्दी पर बैठ गया, नालायक बेटा। कहते हैं इसको बलबन ने छोटे होते हुए दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर रखा, कठोर अनुशासन में पाला इसे। और जब इसे गद्दी मिली, पागल हो गया। पागल हो गया, ध्यान दिया नहीं। और इसको थोड़े ही समय बाद किसने गद्दी से हटा दिया? क्या नाम लिखा? काजी फखरुद्दीन। कौन है ये? दिल्ली का कोतवाल, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। क्या खुसरो को डरा दिया बेचारे को, डर कर भाग गया। तो निकल गया, देश से ही भाग गया, दोबारा आया ही नहीं। क्या खुसरो मरा गया तो फखरुद्दीन ने गद्दी पर किसे बैठाया? कैकुबाद को। अब ध्यान रहे, कैकुबाद कौन? किसका बेटा? अब यहां ध्यान रखना, बुगरा खान। यही इसीलिए कह रहा था, यहाँ कहानी उलझेगी थोड़ी, और कुछ नहीं। कहते जब कैकुबाद गद्दी पर था, इतना शराब में डूबा, इतना भोग विलास में डूबा कि इसके काल में शक्ति सारी एक व्यक्ति के हाथ में थी, जिसका नाम था निजामुद्दीन। अब ये निजामुद्दीन कौन है? यहां में समस्या। ये क्या है? दिल्ली का कोतवाल, और वो दिल्ली का एक छोटा सा पदाधिकारी। दामाद किसका है? फखरुद्दीन का दामाद है। उसने देखा फखरुद्दीन की अच्छी चलती है, अपने भी चला लो। फखरुद्दीन ने गद्दी पर किसे बैठाया है? और कैकुबा शराबी हो गया है, उसको अपने प्रभाव में किसने ले लिया है? निजामुद्दीन कौन है? फखरुद्दीन का दामाद है। कहते हैं निजामुद्दीन सारे शासन की वास्तविक शक्तियों का उपभोग करने लगा। कैकुबा दिनों दिन शराब में डूबने लगा। अब ये खबर किसे मिलती है? बुगरा खां एक दिन चल पड़ता है पूरी सेना के साथ बंगाल से, अपने बेटे से मिलने के लिए। दुनिया ने अंदाजे लगे कि बाप बेटे में लड़ाई होगी, क्योंकि कैसे रहेगा वो दृश्य जब बेटा सुल्तान है और बाप उसके नीचे सूबेदार है। बात तो मजेदार है। कहते बुगरा खां आया, शहर दिल्ली के बाहर मिलने गया। कहते जब मिले दोनों रो पड़े। बुगरा खां सुल्तान के पैर छूने लगा। कोई छोटा बेटा है, बाप उसके पैर छू रहा है। कहते कैकुबाद रो पड़ा और उसके पांव छुए और उसको अपने दरबार में ले। कुछ दिन बुगरा खां यहाँ एक मेहमान की तरह रहा। जाने से पहले एक नसीहत देके गए, किस आदमी से पीछा छुड़ा लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। कौन? निजामुद्दीन। कहते हैं बुगरा खां जैसे ही चला गया, कुछ दिन तो कैकुबाद ठीक रहा, शराब नहीं पी। निजामुद्दीन को मरवा दिया। निजामुद्दीन मर गया, लेकिन थोड़े दिन बाद वो नशा उतर गया बुगरा खां की नसीहत का, और कैकुबाद इतनी शराब में डूबा कि उसे लकवा हो गया। जब कैकुबाद को लकवा हो गया तो कैकुबाद के छोटे से बच्चे को, शिशु को गद्दी पर बैठाया गया, और जिसका नाम था क्यूमर्स। अब सवाल ये, एक बात और जोड़ रहा हूं, यहीं से अगली कहानी। क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन क्यूमर्स अभी बहुत छोटा था। गद्दी पर क्यूमर्स बैठ गया, राज कौन करे? क्यूमर्स तो छोटा सा बालक है। जो राज करने वाला व्यक्ति था, जो अपना दबदबा था, उसको तो मरवा दिया गया।
अब क्या होगा, अब उसकी जगह पर उसके गार्जियन के रूप में एक व्यक्ति को दरबार में बुला लिया गया। कई लोगों पर विश्वास नहीं है, गैर तुर्की आदमी को बुलाओ। जिस आदमी को बुलाया गया उस व्यक्ति का नाम था शाइस्ता खां, यानी कि शाइस्ता खां उसकी उपाधि थी, उसका नाम नहीं था। शाइस्ता खां, जिस पद पर वो व्यक्ति था, दीवान ए आरिज। ये नाम मैं पहले लिख रहा हूं, नाम नहीं लिख रहा अभी, पेपर के लिए प्रश्न। और ये व्यक्ति कौन था? जलालुद्दीन। और यहां से बड़े बड़े नाम। जलालुद्दीन खिलजी किसका गार्जियन बना? क्यूमर्स का। और जब वो बना तो किस पद पर था? दीवाने। और उसकी उपाधि क्या थी? शाइस्ता खां। वो बन गया क्यूमर्स का गार्जियन। और एक दिन क्यूमर्स को ले गया एक ऐसे महल में, जिस महल को बनवाया किसने? अपने लिए, दिल्ली से बाहर। और उस महल का नाम था ये किलोखरी। इसको थोड़ा आसान करो, किला गढ़ी, किलोखरी। किलोखरी का महल बनाने वाला केकुबाद। और केकुबाद के बाद गद्दी पर बैठा क्यूमर्स, उसका संरक्षक बना शाइस्ता खां। जलालुद्दीन खिलजी, दीवाने आरिज, वो उसे कहाँ ले गया? किलोखरी के महल में, वहीं रहा। और एक दिन कहते हैं उसी शिशु का उसने वध कर दिया, मार दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने ना केवल क्यूमर्स का वध किया, उसने बलबन के वंश का अंत कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने ना केवल क्यूमर्स का अंत किया, उसने मामलूक सुल्तानों की परंपरा का भी अंत कर दिया। पहले ही दिन बात की थी हम कि जलालुद्दीन खिलजी ने न केवल क्यूमर्स को मारा, गुलाम सत्ता का भी अंत कर दिया। तीन बातें हो गई, बलबन का वंश गया, मामलूक सुल्तानों का युग गया, गुलाम सुल्तानों का युग भी गया। मामलूक कौन? स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए दास। तो मामलूक युग कब खत्म होता है? 1200। बलबन के मरने के बाद तीनों राजाओं का क्रम याद रखना, कई खुसरो, केकुबाद, क्यूमर्स। और आखिरकार जिसने इसे खत्म कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन ये टाइम था 1290। और ये उधेड़-बुन कब से कब तक चली? 87 से 90, 3 साल। अब एक बड़ा रोमांचक इतिहास शुरू होता है जिसमें उलझन नहीं है, बड़ा मजेदार है। वो नहीं, क्या पूछ रहे हो? किलोखरी दिल्ली के पास एक रहने के लिए महल बनवाया था केकुबाद ने अपने लिए, वहीं ले गया जलालुद्दीन खिलजी, उसे छोटे बच्चे को मारा, वहीं मारा। अपना राज्याभिषेक भी वहीं करवाया है, भी याद रखना। किलोखरी के महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया है जलालुद्दीन खिलजी ने, यह याद रखना। किलोखरी, जलालुद्दीन खिलजी। और एक और बात, अब जलालुद्दीन खिलजी को शुरू करते हैं, उससे पहले कोई एक बात बताते हैं जो बहुत मजेदार है। देखो, एक तो होता है रट्टा, आप भी समझ लोगे, गाइड से पढ़ लोगे। अब जो बात बता रहा हूँ वो गाइड में लिखी है और थोड़ा सा समझनी जरूरी है, वो ये। अब आप समझते हो, मैं अगर आपको ये कहूँ 1290 ईस्वी में दिल्ली में एक नई सत्ता ने जन्म लिया और उस सत्ता को नाम देते हो खिलजी। लेकिन अगर आपने बीए में हिस्ट्री रखी है तो एक बात पढ़ते हो, इसको एक नाम दिया जाता है, खिलजी क्रांति। क्रांति क्यों? एक उत्तर तो दे दिया, गुलाम सत्ता खत्म हो गई। अब जो लोग गद्दी पर बैठे वो अपने जीवन में कभी भी गुलाम नहीं, स्वतंत्र। और एक और, सत्ता तुर्कों के हाथ से छीनी, एक वंश के हाथ से छीनी, गैर तुर्कों के हाथ में आई। क्योंकि दिल्ली के लोग खलजियों को गैर तुर्की मानते थे, तुर्की नहीं मानते थे। दूसरा सवाल, ये खलजी क्यों कहलाते थे? कल ही बात की थी, अफगानिस्तान में एक नदी है, हेलमंद नदी, उसके चारों ओर के क्षेत्र में रहने वाले लोग खलजी कहलाते। 200 सालों तक वहाँ वो जनता रही है लगभग, और वो खलजी कहलाता रहा है क्षेत्र। वो लोग हिंदुस्तान आ गए। लेकिन क्रांति क्यों? क्रांति दो बातों के लिए, ज़्यादा उलझाना नहीं। एक तो अब पद योग्यता के आधार पर मिलेंगे, यानी कि पहले हम क्या देख रहे हैं, गुलाम अपने रिश्तेदारों को पद दे रहा है, कोई अपने बेटे को पद दे रहा है। लेकिन अब योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा होने लगा, एक बात। लेकिन पेपर में ये नहीं, पेपर में ये आएगा, खिलजी वंश के किसी भी शासक ने इसकी मान्यता नहीं दी।
यह है प्रश्न। क्रांति क्यों? इन्होंने खलीफा की मान्यता को लेना जरूरी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं ली। थोड़ा फर्क रहेगा इस बात का भी, जैसे कह रहा हूं, आगे किसी और तरीके से कहूंगा। खलीफा की मान्यता नहीं ली, साम्राज्यवाद बहुत बड़ा। अब देखो, खिलजी क्रांति के लिए 4 शब्द हो गए। गुलाम वंश का अंत हुआ, मामलुक सुल्तानों का अंत हो गया, खलीफा की मान्यता लेना जरूरी नहीं समझा, पद योग्यता के आधार पर मिलने लगे, और अब भारत के राजा वो रहे जो केवल मंगोलों से अपने डर के लिए डरे हुए नहीं हैं, अपने षड्यंत्रों से डरे हुए नहीं हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। मंगोलों का डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करके पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत की है, सुल्तान रहे हैं। इसीलिए इसको खिलजी क्रांति कहा है। वास्तव में पूरे भारत को जीतने वाला अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बड़ा नाम। अब शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति गद्दी पर बैठा, जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ ध्यान रहे, जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र कितनी थी? 70 साल। और ये एक उदारवादी आदमी था, लड़ने में विश्वास नहीं रखता था। और आप सब जानते हो क्या दिल्ली को इस समय एक 70 साल के बूढ़े की जरूरत थी? नहीं। दिल्ली को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसकी तलवार खून की प्यासी हो, जिसकी तलवार कभी मयान में ना रहे, जो गले काटने में किसी का फर्क ना करता हो। क्योंकि दिल्ली अभी भी ढांचा ऐसा है कि षड्यंत्र पर षड्यंत्र है। जलालुद्दीन ने गद्दी कैसे प्राप्त की? मारकर। दिल्ली की जनता उसे हत्यारा मानती, इसीलिए उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? कि लोखरी के महल। कई दिन दिल्ली आया ही नहीं। दिल्ली आया सहमा हुआ सा आदमी, डरपोक सा आदमी, लड़ाई करने में विश्वास नहीं रखता। और इसकी कुछ गलतियां बताता हूं। अभी तो बहुत कुछ जानना है इसमें, बहुत कुछ। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज्यादा कचरा नहीं, लेकिन एक बात, इसका एक भतीजा था अली, अथवा उसका एक नाम ये भी था अली अथवा गुरशद या गुरशास। ये अली कोई नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। ये इसका भतीजा भी है और ये इसका दामाद भी है। ये ध्यान रखें। 2 बातें। इस व्यक्ति को, अलाउद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन ने यहाँ का सूबेदार बना दिया। अवध, यूपी, इलाहाबाद। हर एक लाइन पेपर की है जो बोल रहा हूँ, पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ। जलालुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उम्र कितनी थी? 70 साल का बूढ़ा, डरपोक आदमी, उदारवादी आदमी, लड़ाई में विश्वास नहीं रखता। 90 में गद्दी पर बैठा, 1296 तक शासन किया। इसके युग को कहा जाता है खिलजी क्रांति का युग, मामलुक सुल्तानों को खत्म करने वाला युग, खिलजी युग। गद्दी पर बैठा, अपने भतीजे और अपने दामाद को अवध का सूबेदार बना दिया। ठीक है, लेकिन इसकी डरपोक नीति के कुछ प्रमाण, बड़े बड़े प्रश्न। इसके काल में एक विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा प्रश्न है, मलिक छज्जू। एक घटना घटी सीधी मौला, लुटेरों को माफ करना। 3 घटनाएं बहुत बड़ी। जरा समझोगे तो बात पता लग जाएगी जलालुद्दीन की औकात क्या थी। मलिक छज्जू कौन था? मलिक छज्जू बलबन का भतीजा। यह याद है, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा है। उसके दिमाग में भी सपना है कि मैं हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठूं, बलबन के वंश को फिर से स्थापित करूं। उसने मलिक छज्जू के खिलाफ, मलिक छज्जू कहाँ का गवर्नर था? याद रखनी है हर एक चीज। कड़ा, मणिकपुर या माणिकपुर, ठीक अलाउद्दीन खिलजी के पड़ोस में, दोनों बिल्कुल अवध में। अब सवाल ये, वहां का गवर्नर मलिक छज्जू ने वहां अपने आप को विद्रोह करके अपना सुल्तान घोषित कर दिया। मलिक छज्जू को पकड़ लिया गया, घायल हो गया, मलिक छज्जू को मारा गया, पकड़कर दरबार में पेश किया गया। क्या हुआ होगा? जलालुद्दीन ने उसे माफ कर दिया। अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हें माफ किया, तुम मेरे महान शासक बलबन के क्या हो? भतीजे, रिश्तेदार। जलालुद्दीन एक बात कहता था, जरा बड़ी मजेदार है, मैंने पहले कहीं पढ़ी थी, अब नहीं। जलालुद्दीन कभी भी बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठा, कभी भी। क्यों नहीं बैठा? वो कहता था, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस गद्दी पर कभी मेरा स्वामी बैठा करता था और मैं उस लायक नहीं हूं।
और मेरे दिल और दिमाग पर अभी बलबन के भय ने और बलबन की श्रद्धा ने अभी छोड़ा नहीं है मेरे दिल को, इसलिए मैं बलबन की गद्दी पर नहीं बैठूं। बूढ़ा आदमी था, सोच जैसी थी। छज्जू ने विद्रोह किया, छज्जू को माफ कर दिया। छज्जू ने बाद में तंग किया, चलो ठीक है। कहते फारस का एक संत था, फकीर था, इसके दरबार में सीदी मौला। पेपर में सीधे आते, सीदी मौला का घटनाक्रम किसके काल में हुआ, मलिक छज्जू का विद्रोह किसके काल में हुआ, ये याद रखना है। कहते हैं सीदी मौला एक फकीर था, बड़ा पैसा था इसके पास, सूफी संत था। इसने दिल्ली के में इसके राज्य में एक बहुत बड़ी खानकाह बनवाई। खानकाह तो समझते हो ना, सूफियों के रहने का स्थान, वो बनवाई। और इसके दरबार में भीड़ भरी रहती और लोगों को लंगर चलता रहता, बड़ा पैसा था। एक दिन इसके जच गई, जलालुद्दीन ने सीदी मौला को बुला लिया और मृत्युदंड दे दिया, बड़ी यातनाएं दी और मार दिया इसे। कहते हैं जब सीदी मौला मर गया, ईरान का फकीर मर गया, अगले 3 दिन तक इतना तूफान, इतनी बारिश आई कि भयंकर अकाल पड़ गया दिल्ली। लोग समझने लगे ये इसके पाप का दंड है, सीदी मौला नामक फकीर को तुमने मारा। बड़ी घटना जुड़ी। ये उसके जीवन का देखिए, एक बूढ़ा आदमी जहाँ हर आदमी को माफ कर रहा है, और वहाँ सीदी मौला जैसे फकीर को मार दिया, उल्टी घटना हो गई। अब बचता है ये। कहते हैं दिल्ली के आसपास लुटेरे बहुत थे, और उन लुटेरों ने रोज रोज दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को अशांत कर रखा था। व्यापारियों को लूट लेते, लोग तंग हो जाते। जलालुद्दीन खिलजी ने लुटेरे पकड़ लिए, करीब 100-200 लुटेरे पकड़े गए, दरबार में पेश किया गया। बाअदब नावों में बिठाकर उनको बंगाल छोड़ दिया गया, कुछ कहा ही नहीं गया। वो लुटेरे दिल्ली से तो निकाल दिए गए, कहाँ छोड़े गए, बंगाल में। कहते बंगाल की जनता को जो उन्होंने दुख दिया, बाद में बहुत परेशान किया। अब ये तो जलालुद्दीन के जीवन की कुछ बड़ी घटनाएं हैं जो उसने की हैं। अब उसके जीवन की एक बड़ी घटना, उसने अब क्या किया, जनता में धीरे धीरे लोकप्रियता कम होने लगी इसकी, कभी ये तो काम ही कुछ नहीं कर रहा। दिल्ली की जनता उसे पसंद करती थी जो बहुत खूंखार आदमी हो, जो दिल्ली को सुरक्षित रख सके। तो जलालुद्दीन ने काम किया, अपनी इज्जत बनाने के लिए रणथंभौर का आक्रमण कर दिया, राजस्थान आ गया। याद रखना, हम पेपर राजस्थान में दे रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। अब आपको दोबारा से एक कहानी सुननी है। जलालुद्दीन का टाइम है गद्दी पर बैठने का 1290 से 1296। 1290 में वो गद्दी पर बैठा और उसने अपनी इज्जत बनाने के लिए रणथंभौर का हमला कर दिया। रणथंभौर का इस समय शासक था चौहान, जिसका नाम था हमीर देव। 1291 में चल पड़ा उसने हमीर देव के रणथंभौर के चौहान को घेरने से पहले। आप सब जानना, रणथंभौर तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक किला और पड़ता है जिसका नाम है झाइन का दुर्ग। राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है इसका, झाइन का किला। बिल्कुल रणथंभौर की चोटी के दुर्ग से थोड़ा आगे रास्ते में पड़ता था। जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग को घेर लिया, जीत लिया। मैं बाकी की कहानी काट रहा हूं। झाइन के दुर्ग को जीत लिया और आगे बढ़कर जलालुद्दीन ने किसे घेर लिया, रणथंभौर। रणथंभौर का घेरा पड़ा रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जलालुद्दीन रणथंभौर को जीतने में कामयाब नहीं हुआ। तो लोमड़ी क्या कह गई, अंगूर खट्टे हैं। अब क्या बोला जलालुद्दीन वहां, ये पेपर में आता। जलालुद्दीन ने कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। मैं मुसलमान के सर के एक एक बाल से ऐसे 10 किले वार सकता हूं। क्या कह गया, यानी कि अपनी असफलता को इन शब्दों में छिपा गया। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। मैं मुसलमानों के सर के एक एक बाल से ऐसे 10 किले वार सकता हूं। ये स्टेटमेंट उसने किस किले को घेरे हुए कही, ये आता है प्रश्न। किसने कही, जलालुद्दीन खिलजी। इसका मतलब क्या निकला, क्या जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने में सफल हुआ? नहीं हुआ। अंगूर खट्टे हैं, चला गया। कहते हैं ये जलालुद्दीन के जीवन का सबसे घटिया घटनाक्रम था। अब इसके साथ बहुत बुरा हुआ। बस 10 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। बड़ी मजेदार घटना। अभी तक एक आदमी साइलेंट है, कौन? अब साइलेंट नहीं। जब उसने देखा ये कुछ चल रहा है और जलालुद्दीन को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने कुछ करो। मैं बात को सीधे काम की बात ही करूंगा। 1294 में
अलाउद्दीन खिलजी जो कहाँ का सूबेदार था? इलाहाबाद, है ना, यही पढ़ा। इलाहाबाद का सूबेदार था और उसने जलालुद्दीन की इजाजत लिए बिना दक्षिण भारत के आक्रमण पे चल दिया। और दक्षिण भारत का आक्रमण कौन सी जगह किया उसने? सबसे पहले मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत की तलहटियों में बसा हुआ है। बेहतर समझते हो इस बात को? जैसे आप विंध्याचल पर्वत को पार करते हो, मध्य प्रदेश के बाद सटा हुआ एरिया इधर महाराष्ट्र से, चलिए यूं नहीं यूं, ये जो एरिया है जिसको हम बिल्कुल बीच में लेते हैं, ये लीजिए विंध्याचल पर्वत, ये है देवगिरी, जो इधर किसके पड़ोस में? महाराष्ट्र के। देवगिरी पर आक्रमण किया। यहां से आकर किसने? अलाउद्दीन, इजाजत लिए बिना, सुल्तान की इजाजत लिए बिना। गुनाह तो था, आ गया। कहते देवगिरी को लूट लिया, 100 ऊँटों पर लाद कर ले गया बहुत सारा सोना और वो दबा लिया। ये खबर जलालुद्दीन को मिली। जलालुद्दीन के साथियों ने उसे समझाया कि अलाउद्दीन मक्कार आदमी है, बिना इजाजत लिए पहले तो आक्रमण कर आया, अब लूटा हुआ माल नहीं बताया। तो जलालुद्दीन ने धमकी दी अलाउद्दीन खिलजी को भी, पैसा लाओ, लूट का माल लेके आओ। तो अलाउद्दीन ने एक नाटक किया कि जी मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप आ जाएं, आपको मैं सारा सामान देने को तैयार हूँ, पर मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं दरबार में नहीं आ सकता। जलालुद्दीन का दामाद था, वो बातों में आ गया, चल पड़ा। साथियों ने सलाह दी आप अकेले मत जाओ, सेना लेकर जाओ, आदमी का भरोसा नहीं। कहते हो फिर चला गया। गंगा के तट पर आमने सामने हुए। अलाउद्दीन ने कहा सेना मत लेकर आओ, मैं तो अकेला खड़ा हूँ, मैं तो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, ये सामान ले जा, मैं तो पश्चाताप कर रहा हूँ। फिर बातों में आ गया और 2 लोगों को लेकर वो चला गया। कहते जब गया अलाउद्दीन ने उसके पाँव छुए, जलालुद्दीन ने उसे गले लगा लिया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, अलाउद्दीन ने इशारा किया, उसके 2 कारिंदों ने जलालुद्दीन के पीठ में तलवार घुमा दी। और यह घटना घटती है 1296 में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार दिया। और ये बात को प्रूव करता है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी लिखता है तारीख फिरोज शाही में कि अभी जलालुद्दीन के कटे हुए सर से खून बह रहा था कि शाही चंदोबा, शाही मुकुट अलाउद्दीन के सर पे रखा गया और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। अभी बात और सुनिए, बड़ी मजेदार है। जलालुद्दीन को मारा था अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली की गद्दी उसने जबरदस्ती हथियाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के बनाए हुए एक महल में अपना राज्याभिषेक करवाया जिसका नाम था लाल महल। दिल्ली में तो नहीं करवा सकता, क्योंकि दिल्ली की जनता उसे क्या मानती है? हत्यारा मानती है, अपने पूर्वज का हत्यारा मानती, पापी मानती। तो उसने बलबन के बनाए हुए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। कुछ दिन दिल्ली नहीं आया, फिर दिल्ली आया। अब दिल्ली की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती। उसने क्या किया? देवगिरी से जितना धन लूट कर लाया था वो सारा उसने जनता में बांट दिया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी कहता था जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, वो बहुत ही बड़ी चीज़ों को भूल जाती है। यानी कि जनता को, दिल्ली की जनता को किसने वो सब भुला दिया? पैसे। और इसीलिए ठीक ही कहा किसी ने कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को दिल्ली में नहीं जीता, दिल्ली को देवगिरी में जीता। क्यों? देवगिरी के धन के द्वारा ही उसने दिल्ली की राजगद्दी पर अपने अधिकार को वैध कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। बात समझ में आई कुछ? क्या कर दिया उसने? पैसा लिया, जनता में बांट दिया, जनता उसको हत्यारा मानना बंद कर गई और उसको उन्होंने राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने बूढ़े शासक को गद्दी से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया तो अब बहुत कुछ है पढ़ने को। ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो वो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, 2 दिन लेने वाला है। अगर इजाज़त दो तो थोड़ी 15-20 मिनट बात और करते हैं, फिर बात आगे बढ़ा दें। अलाउद्दीन खिलजी का काल बहुत महत्व रखता है। कुछ बातों के लिए मैं अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाते हुए थोड़ा आपके फ़ायदे की बात सीधे प्रश्नों की तरह बोल के बात करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति है जिसने गद्दी पर बैठते ही अपनी पुरानी कुछ दिल्ली सल्तनत की कमजोरियों को दूर किया। कैसे?
दिल्ली की कमजोरियां सबसे पहले क्या थी कि दिल्ली के राजाओं के ऊपर अमीरों का बड़ा प्रभाव रहता, उलेमाओं का बड़ा प्रभाव रहता। उसने क्या किया, उसका एक मित्र था, उसके एक काजी थे दिल्ली के, मुगीसुद्दीन, बहुत बड़ा नाम। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देने वाले दो लोग हैं, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने दो पुस्तकें लिखी हैं, तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। दो नाम हैं, तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। और अमीर खुसरो ने तो 6-7 लिखी हैं, जिसमें किताब बड़े काम की है जो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में बात करती है, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह भी कहते हैं, खजाइन उल फुतूह भी कहते हैं, नूह सिपहर, आशिका, लैला मजनू, न जाने कितनी ही किताबें उसने और भी लिखी हैं। लेकिन खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के विजयी अभियानों के बारे में जानकारी देती है। जियाउद्दीन बर्नी जानकारी देता है, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला वो सुल्तान था जिसने दिल्ली की राजनीति निर्धारित करने में, मैं यूं ना कहूं, राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को बंद कर दिया। अगर यूं कहूं, राजनीति पर धर्म का जो दबदबा था उसके बजाय धर्म पर किसका दबदबा बना दिया, राजनीति पर उल्टा कर दिया। उसने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था एक मौके पर कि काजी मुगीसुद्दीन, मैंने ना कुरान पढ़ी, न ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ कि सदियों से मेरे पूर्वज मुसलमान थे, मुसलमान हैं, और मैं बेहतर जानता हूँ कि मेरे राज्य का हित किस में है। मैं अपने राज्य की नीति निर्धारित करने में अमीरों और उलेमाओं को इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे राज्य के हित में होगा, भले ही कयामत के दिन खुदा मेरे साथ जो मर्जी सलूक करे। ये कहकर वो क्या कह रहा है, राजनीति पर धर्म नहीं, धर्म पर राजनीति हावी कर रहा है। तो ये बात कहकर उसने एक बात कह दी कि अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति है जिसने देश की राजनीति निर्धारित करने में अमीरों और उलेमाओं का प्रभाव खत्म कर दिया। अब उसने ऐसा करने के लिए एक राजतत्व सिद्धांत बनाया। ये उसके राजतत्व सिद्धांत की लाइनें थी जो मैंने बोली। अब उसके राजतत्व सिद्धांत की एक खास बात, बड़ा प्रश्न एक और, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से मान्यता नहीं ली, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा का नायब कहा। ये याद रखनी है, बड़ी लाइन। किसने अपने आप को खलीफा का नायब कहा, लेकिन खलीफा से मान्यता लेना जरूरी नहीं समझा। नासिर अमीर उल मोमिनीन, बहुत बड़ी उपाधि है, खलीफा का नायब। नासिर अमीर उल मोमिनीन सुल्तान अल जिल्ले अल्लाह। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक बात। दूसरी बात, उसने हिंदुओं के ऊपर टैक्स बढ़ाकर 1/2 कर दिया। सीधा प्रश्न, मुसलमानों से कम, हिंदुओं से आधा। पेपर में यूं नहीं आता 1/2 कर दिया, पेपर में आता है किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी। क्या कर दिया? आधा। 1/2 कह सकते हैं। किन पर? हिंदुओं पर। एक बात, कठोरता से दमन कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा, बलबन वाली बात सोची कि भाई राजाओं के खिलाफ विद्रोह बहुत होते हैं, वो खुद भी तो यही करके आए। तो उनको खत्म करने के लिए उसने क्या किया कि पहले पता लगाया कि विद्रोह होते कहाँ, उनकी योजनाएं कहाँ बनती। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, समझने की बात। अलाउद्दीन खिलजी तह में गया कि भाई सुल्तानों के खिलाफ योजनाएं कहाँ बनती हैं। 4 जगह मिली उसे। सबसे पहली जगह, जरूरत से ज्यादा धन होना लोगों के पास। किन लोगों के पास? अमीरों के पास। एक बात, वो धन कहाँ से आता है? बड़ी बड़ी जागीरों से, इकताओं से। एक बात। दूसरे, ये लोग रोज बड़ी बड़ी दावतें देते हैं एक दूसरे को अपने घरों पर, वहां षड्यंत्र होते हैं। 2 बात। तीसरी बात थी, लोग शराबें पीते हैं, इस शराब के नशों में बहुत गड़बड़ें होती हैं। तीसरी बात। चौथी बात उसने कही, उसने कहा कि ये जो अमीर लोग हैं ये अपनी बेटियों और बेटों के विवाह आपस में एक दूसरे के साथ कर देते। एक अमीर पहली ताकतवर है, दूसरा और ताकतवर है, 2 मिल गए, 1 और 1 11 हो गए, राजा की हैसियत कमजोर हो गए। उसने 4 कारण ढूंढे, उन चारों कारणों को उसने तह तक जाकर ठीक किए। यही तो प्रश्न है। ठीक क्या किया? सारे लोगों से, जिन लोगों को इनाम में भूमि दी गई,
मदद ए माश एक शब्द आता है जो दान में दी गई भूमि है। मदद ए माश, एक शब्द और लिख रहा हूं, कुछ शब्द हैं बहुत बड़े हैं ये। मदद ए माश, दान में दी गई भूमि। वक्फ दूसरी, धार्मिक भूमि कहते हैं ना, वक्फ, वक्फ बोर्ड, वक्फ धार्मिक भूमि। ये दो तो हो गई, एक और है इदारात। 3 तरह की भूमि आप यूं कहो, इनाम में दी गई, सहानुभूति के रूप में दी गई, धर्म के नाम पर दी गई। सारी भूमि उसने जिनको दी थी उनसे वापस छीन ली, ताकि लोगों के पास नाजायज पैसा इकट्ठा ना हो। पहली बला का इलाज कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम, उसने अपने राज्य में पूर्णतया क्या कर दी, शराबबंदी लागू कर। कोई शराब नहीं पिएगा। यहां फंस गया वो। शराब पीने वाले तो मरने लगे, तड़पने लगे, और दूर दूर जाकर शराब पीने लगे, तस्करी होने लगी शराब की। तो उसने ये आदेश वापस ले लिया, लेकिन एक शर्त रखी, आप शराब अपने घर में बना सकते हो, लेकिन सिर्फ पीने के लिए, बेचने के लिए नहीं, व्यापार नहीं करोगे। जो लोग इस नियम को तोड़ते थे उनको मौत के कुएं में फेंक दिया जाए। शराबबंदी। 2, दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई किसी को दावत नहीं देगा। तीसरी बात याद रखें, ये अध्यादेश हैं उसके, गद्दी पर बैठते ही उसने अध्यादेश जारी किए हैं, 4 अध्यादेश। दीवान, वक्फ, इदरारात, मदद माश, सारी दी गई भूमि उसने जब्त कर ली। शराबबंदी कर दी, लेकिन उसका ये कानून ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, ये यूं भी याद रखना। तीसरे उसने क्या किया, दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथे उसने कहा कि कोई भी अमीर अगर अपनी बेटी या बेटे का विवाह करेगा तो सबसे पहले सुल्तान से उसकी इजाज़त लेगा। इस पर भी प्रॉब्लम रुक गई। तो ये 4 चीज़ों से उसने अपने खिलाफ षड्यंत्र होने की जड़ें तो रोक दी, जड़ों को पनपने से तो रोक दिया, लेकिन अब इसके खिलाफ क्या किया। अब आते हैं उसके सुधार। कहते अलाउद्दीन खिलजी वो पहला व्यक्ति था जिसने अपनी गुप्तचर व्यवस्था जो बलबन ने स्थापित की थी उसको मजबूती से लागू किया, और उसने जिन लोगों से अपनी गुप्तचर व्यवस्था का काम करवाया वो 2 लोग कहलाते थे, बरीद, और एक नाम आता है मुन्ही। ये पेपर में प्रश्न आते हैं, दिल्ली सल्तनत की गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित लोग कौन हैं, बरीद, मुन्ही। अगर आपसे कह दिया जाए बरीद ममालिक किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो ये गुप्तचर ही है, दरोगा डाक चौकी गुप्तचर ही है, याद रखें। लेकिन ध्यान रहे, अलाउद्दीन खिलजी छोटे छोटे बच्चों से भी जासूसी करवाता था। अलाउद्दीन खिलजी को जो जासूस होते थे दरबार में किसी भी प्रांतपति से डरते नहीं थे और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो सीधे अपनी सूचना लाकर किसे देते थे, सुल्तान को। और सीधे नहीं बोलेंगे, कोड वर्ड में, सांकेतिक भाषा में, जिसे सिखाता था वो, और खुद वही समझ पाता था, और कोई नहीं। ऐसा करके उसने लोगों के अंदर इतना भय कायम कर दिया कि लोग आपस में बोलने से भी डरते थे कि कहीं कोई सुन ना रहा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को ब्रेक कर दिया, रोक दिया। अब बात आती है, ऐसा करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गद्दी को तो मजबूत कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक सपना देखा कि मैं पूरे हिंदुस्तान को जीतूंगा। अब एक सपना देखिए, पूरे हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब उसने काजी मुगीसुद्दीन से शेयर किया, और मुगीसुद्दीन ने उससे कहा कि सुल्तान ये योजना काल्पनिक है, सिकंदर नहीं बना जा सकता, आप पहले पूरे हिंद को जीतिए, यही बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान को जीत लीजिए, जो पहले आपके कोई मुसलमान शासक नहीं कर पाए। जब आप हिंदुस्तान को जीत ले तो दुनिया जीतने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने उस योजना को त्याग दिया, लेकिन अपना नाम नहीं छोड़ा, दूसरा सिकंदर। अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बड़ा प्रश्न, दूसरा सिकंदर कहते। अब सवाल उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं पूरे भारत को जीतूंगा, अब हम योजना त्याग देते हैं वो। तो चलिए अब आज बात इतनी ही, अब इसके बाद अगली बात अब कल करेंगे। कल अलाउद्दीन खिलजी पूरा हो जाए तो बेहतर है, पूरा नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ